आज की कहानी है नसीब का खेल। कुछ समय पुरानी बात है। शैलपुर नाम के गांव में सुधा नाम की एक बड़ी ही सुंदर और सुशील कन्या रहती थी। उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। सुधा ने बचपन से ही अपने घर में रईसी देखी थी, लेकिन उसके भीतर कभी इस बात का घमंड नहीं था। वो सभी लोगों से एक समान व्यवहार करती थी। उनके घर में काम करने वाली मधु काकी की सुधा की उम्र की ही बेटी थी, जिसका नाम शांति था। जब सुधा बहुत छोटी थी, तब से ही मधु काकी उनके घर पर काम करने के लिए आती थी और बचपन से ही वो अपने साथ अपनी बेटी शांति को भी वहां लेकर आती थी। सुधा और शांति बचपन में एक साथ खेलती थी, तो बड़ी होती होती दोनों एक दूसरे की सहेलियां बन गई। सुधा ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसे अपनी सहेली क्यों बनाऊं, जबकि ये तो हमारे घर में काम करने वाली मधु काकी की बेटी है। उसके मन में कभी ऐसी बातें नहीं चलती थी, लेकिन शांति के मन में अक्सर ऐसी बातें आती थी। वो उनकी समृद्धि और धन संपदा को देखकर बहुत जलती थी। एक बार की बात है, दिवाली का दिन आया तो सुधा के पिताजी उसके लिए नए कपड़े लेकर आए। शांति भी उस समय वहां पर मौजूद थी। उसने सुधा के कपड़े देखे तो बोली कि ये कपड़े तो बहुत सुंदर हैं, काश मेरे पास भी ऐसे कपड़े होते। तो सुधा बोली, अगर तुम्हें ये कपड़े चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए भी पिताजी से कहकर ऐसे कपड़े मंगवा दूंगी, और यदि तुम्हें यही चाहिए तो तुम इसे रख लो। सुधा ने शांति को अपने नए कपड़े दे दिए। शांति उन नए कपड़ों को पाकर बहुत खुश हुई। उसने दिवाली के अवसर पर वही कपड़े पहने तो उसकी मां ने कहा, ये कपड़े तो साहब सुधा बेटी के लिए लेकर आए थे, तो तेरे पास ये कपड़े कहां से आ गए? तो शांति बोली कि ये कपड़े मुझे सुधा ने ही दिए हैं। शांति की मां ने कहा, मैं अच्छी तरह जानती हूं, तूने ही उसे कहा होगा कि तुझे ये कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, और अगर एक बार कोई सुधा बेटी के सामने ऐसा बोल दे तो फिर वो उसे अपना सब कुछ देने को भी तैयार हो जाएंगी। तुझे इस तरह किसी के हक की चीज नहीं लेनी चाहिए। शांति बोली कि मैंने किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, और इंसान को वही मिलता है जो उसके नसीब में लिखा होता है। ये कपड़े मेरे नसीब में लिखे थे तो मुझे मिल गए। शांति हमेशा यही सोचती थी कि सुधा के हिस्से की हर चीज उसे मिल जाए। कुछ समय बाद दोनों बड़ी हुई और सुधा के पिताजी ने एक बहुत अच्छे घर में सुधा का रिश्ता तय किया, लेकिन शांति के मन में उसके लिए जलन उत्पन्न होने लगी। वो चाहती थी कि सुधा की जगह उसकी शादी उस लड़के से हो जाए, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे होगा। सुधा की शादी की रात वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी शांति उसके पास आई। उसने सुधा से कहा, अरे सुधा, तुम यहां पर क्या कर रही हो? उड़ते हुए मेरे कानों में खबर पड़ी है कि खेत की तरफ जो तुम्हारे पिताजी का गोदाम है, वहां पर आग लग गई है और तुम्हारे पिताजी भी वहीं पर मौजूद हैं। ये सुनकर सुधा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। अपने पिता के लिए वो बहुत घबरा गई और अपनी शादी के जोड़े में ही अपने घर से अपने खेत की ओर वाले गोदाम की तरफ चली गई। लेकिन वो जैसे ही गोदाम तक पहुंची तो उसने देखा कि गोदाम में तो कोई आग नहीं लगी है। वो सब कुछ देखने के लिए गोदाम के अंदर गई तो इस बात का फायदा उठाकर शांति ने गोदाम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वापस सुधा के घर आ गई। सुधा की बारात उनके दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन सुधा घर पर नहीं थी। उसके घर वालों ने उसे पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तो किसी ने कहा, लगता है तुम्हारी बेटी किसी के साथ भाग गई है। अब बारात दरवाजे पर आई है, अगर फेरों पर लड़की को नहीं बैठाया तो पूरे समाज में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। सुधा के माता पिता को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उनके साथ ऐसा कर सकती है। रो रो कर उन दोनों का बुरा हाल हो चुका था। तभी शांति उनके पास आई और बोली कि आप दोनों इस तरह मत रोइए। भले ही मेरी मां यहां पर काम करती है, लेकिन फिर भी आपने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया। आज वो समय है जब मैं आपके प्यार का कर्ज उतारना चाहती हूं। मैं आपकी बेइज्जती नहीं होने दूंगी। सुधा की जगह
मैं फेरों पर बैठ जाऊंगी, लेकिन आपकी बदनामी नहीं होने दूंगी। शांति ने इतनी चालाकी से सब कुछ किया कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। सुधा की जगह उसने लड़के के साथ फेरे लिए और विदा होकर ससुराल चली गई। अगले दिन जब शांति पग फेरे की रस्म के लिए आई तो उसने सबसे छिपकर गोदाम का दरवाजा खोल दिया और इससे पहले कि सुधा उसे देख पाती वो छिप गई। सुधा को पता नहीं चला कि किसने उसे गोदाम में बंद किया और किसने गोदाम का दरवाजा खोला। वो जल्दी से अपने घर गई तो उसे देखकर उसके घरवाले भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जब कल तुम हमें बेइज्जत करके अपनी शादी तोड़कर भाग गई तो अब यहां पर क्या करने के लिए आई हो? लगता है तुम जिसके साथ भागी थी उसने भी तुम्हें दुत्कार दिया। अपने माता पिता की बातें सुनकर सुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने माता पिता से कहा कि क्या आपको अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं? कल रात शांति ने मुझे कहा था कि हमारे खेत के पास वाले गोदाम में आग लग गई है और आप भी वहां पर मौजूद हो, इसलिए मैं वहां पर गई थी और वहां पर किसी ने मुझे गोदाम के अंदर बंद कर दिया। आज सुबह किसी ने वहां का दरवाजा खोला तो मैं जल्दी से घर पर आई। सुधा की बात सुनकर उसके पिता ने कहा, भले ही तुम सच बोल रही हो, लेकिन अगर गांव वालों ने तुम्हें अविवाहित यहां पर देख लिया तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे। मैं नहीं जानता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ बोल रही हो, लेकिन अब हम तुम्हें यहां पर नहीं रहने दे सकते। सुधा अपने माता पिता के पैरों में गिर गई। उसने अपने पिता से कहा, माफ कीजिए पिताजी, परंतु मैं नहीं जानती कि आप अपनी बेटी पर इतना भी भरोसा नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो आप किसी से भी मेरा विवाह करवा दीजिए। यदि आप किसी गरीब से भी मेरा विवाह करवाएंगे तो मैं खुशी खुशी उसके साथ शादी करके यहां से विदा होकर चली जाऊंगी। भले ही आप मेरा गुप्त विवाह कराना, ताकि गांव में किसी को भी इस बारे में भनक न हो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि मुझे अपना आशीर्वाद देकर इस घर से विदा कीजिए। सुधा के माता पिता उससे बहुत नाराज थे। उन्हें अपनी बेटी के लिए एक बहुत निर्धन आदमी मिला जो मिट्टी के घड़े बनाकर बेचता था। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसलिए शादी ब्याह की चर्चा करने वाला भी कोई नहीं था। सुधा के पिता ने उसे घड़े बनाने वाले निर्धन व्यक्ति के साथ सुधा का गुप्त विवाह कर दिया। जहां सुधा पहले अपने नरम मुलायम बिस्तर पर सोती थी और उसके आगे काम करने के लिए इतने नौकर चाकर रहते थे, वहीं शादी के बाद ना तो उसके पास सोने के लिए नरम गद्दा था और न ही उसका काम करने के लिए कोई नौकर चाकर। जहां पहले वो 56 भोग खाती थी और अब गरीबी के कारण कभी कभी रोटी के साथ खाने के लिए उसके पास सब्जी भी नहीं होती थी। उसका पति भी उसे देखकर कभी कभी बहुत निराश होता था। एक दिन वो उससे बोला कि तुम इतने अमीर व्यक्ति की बेटी हो तो तुमने मुझ जैसे गरीब कुम्हार से विवाह क्यों किया? वो बोली कि मैंने किसी की अमीरी या गरीबी देखकर विवाह नहीं किया। मेरे पिता ने जिसे मेरा वर सुनिश्चित किया, मैंने उससे विवाह किया। मेरे पिता का निर्णय ही मेरे लिए सर्वोपरि था। और आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझसे ये सवाल क्यों किया? तो वो बोला, सवाल करना तो बनता है ना, क्योंकि इतनी अमीर लड़की एक निर्धन से विवाह करे, ऐसा तो केवल किताबों की कहानियों में ही हो सकता है। ऐसा असल जिंदगी में हुआ तो ये बड़ी ही आश्चर्यजनक बात है। अपने पति की बात सुनकर सुधा बोली कि लोगों ने निर्धन और धनी की परिभाषा को केवल पैसों से तोला है, जबकि इंसान धनी या निर्धन केवल अपने व्यवहार से होता है। यदि पैसा होने के बावजूद भी व्यक्ति दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करे तो वो धनी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे निर्धन व्यक्ति है। और आपके व्यवहार ने मेरे दिल को हमेशा जीता है, इसलिए मेरे लिए आपसे बढ़कर धनी इस दुनिया में कोई नहीं। मैं जब बीमार होती हूं तो रात रात भर आप मेरे लिए जागते हो, मेरे लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हो। कभी किसी काम में भूल चूक हो जाए तो कभी डांटते नहीं, बल्कि हमेशा मेरे साथ प्यार से रहते हो। तो बताइए मुझे और क्या चाहिए? सुधा की बात सुनकर उसके पति का मन भी संतुष्ट हो गया। तभी कुछ दिन बाद
जब वो अपने घर के आंगन में बैठकर मिट्टी के घड़े बना रहा था तो वहां पर एक घोड़ा गाड़ी आई जिसके अंदर से एक बहुत अमीर औरत निकली। वो और कोई नहीं बल्कि शांति ही थी। शांति घड़ा लेने के लिए वहां रुकी। वो नहीं जानती थी कि ये सुधा का ससुराल है। तभी सुधा अंदर से चाय का प्याला लेकर आई। उसने वो चाय का प्याला अपने पति को दिया। तभी शांति की नजर सुधा पर पड़ी। वो उसे देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, नसीब का कमाल तो देखो, जो लड़की इतने अमीर व्यापारी के घर में पैदा हुई वो एक कुमार की पत्नी है और मैं इस शहर के सबसे अमीर खानदान की बहू हूं। मुझे तो तुम्हें देखकर तुम पर तरस आ रहा है। वो सच्ची कहते हैं कि इंसान के नसीब में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। तभी शांति का पति भी घोड़ा गाड़ी से उतरकर वहां पर आता है और सबके सामने शांति पर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि तुम जानती हो ना कि मुझे अभी कितने जरूरी काम से जाना है। तुम्हारी शादी भले ही मुझ जैसे अमीर आदमी से हो गई, लेकिन तुम्हारी आदतें अभी भी नहीं बदली। हमारे घर पर चांदी का घड़ा है, उसके बाद भी तुम्हें ये सस्ता सा मिट्टी का घड़ा खरीदना है। जाओ और जाकर घोड़ा गाड़ी में बैठो। तभी शांति के पति की नजर सुधा पर पड़ती है। वो सुधा को देखते ही कहता है कि तुम तो वही हो जिससे पहले मेरा रिश्ता तय हुआ था, लेकिन शादी की रात तुम न जाने कहां चली गई, जिस कारण मेरा विवाह इससे हो गया। लगता है शादी की रात तुम इस कुम्हार के साथ ही भाग गई थी, लेकिन तुम्हें इसमें ऐसा क्या दिखा कि तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया। तो सुधा बोली कि पहली बात तो मैं अपनी शादी की रात कहीं भागी नहीं थी, बल्कि मेरे साथ धोखा किया गया था। लेकिन मैं बड़ी ही भाग्यशाली हूं कि मेरे साथ ऐसा धोखा किया गया, तो कम से कम मेरा विवाह आप जैसे व्यक्ति के साथ नहीं हुआ। भले ही शांति एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती है, परंतु अब वो आपकी पत्नी है और आप सबके सामने इस तरह उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या ये एक पति को शोभा देता है? इसके जवाब में शांति का पति कहता है कि यदि ऐसा है तो तुम्हारी इस सहेली को मुझसे विवाह करना ही नहीं चाहिए था। अब ये मेरी पत्नी है, मैं इसे कुछ भी कहूं, इससे इसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तभी शांति की आंखों में आंसू आ गए। सुधा ने कहा, यह सब तुम्हारा ही निर्णय था शांति। मैं जानती हूं कि तुमने ही मुझे गोदाम में बंद किया था ताकि तुम मेरे होने वाले पति से शादी कर सको। तुम्हें लगा कि इससे तुम्हारा नसीब अच्छा हो जाएगा, लेकिन तुम ये भूल गई कि नसीब का लेना देना अमीरी गरीबी से नहीं होता मेरी बहन, परंतु तुम्हें जीवन में ऐसा जीवन साथी मिले जो तुम्हारी इज्जत करे और हर सुख दुख में तुम्हारे साथ रहे। वही दुनिया की सबसे अच्छी तकदीर है और वही सबसे अच्छा नसीब है। तुम्हें लगता है कि हमारे पास धन नहीं तो हमारा नसीब बेकार है। नहीं बहन, ऐसा नहीं है। मेरे पति मुझसे जितना प्रेम करते हैं शायद ही कोई अपनी पत्नी से करता होगा। मैं बीमार होती हूं तो मेरे पति रात रात भर मेरी सेवा के लिए जागते हैं। मुझे हल्की खांसी आती है तो वो कितने चिंतित हो जाते हैं तुम जानती नहीं। जब कभी मेरा खाना बनाने का मन नहीं होता तो अपने हाथों से मुझे भोजन बनाकर खिलाते हैं और हर महीने मेरे लिए समय निकालकर मुझे गांव के बाजार घुमा कर लाते हैं। कभी मेरे लिए चूड़ियां तो कभी मेरे लिए साड़ी खरीदते हैं। क्या तुम्हारा पति तुम्हारे लिए ये सब करता है? बल्कि वो तो सबके सामने तुम्हें बेइज्जत करता है। तो अब तुम ही बताओ कि नसीब तुम्हारा अच्छा हुआ या मेरा? शांति की आंखों में पछतावे के आंसू थे। वो समझ गई थी कि जिसके नसीब में जो होता है वो उसे मिलकर ही रहता है। वो मन ही मन सोचती है कि भले ही मेरे नसीब में एक अमीर ससुराल लिखा था, लेकिन एक प्यार करने वाला पति नहीं। मैंने सुधा का नसीब छीनने की कोशिश की, लेकिन मुझे वही मिला जो मेरे नसीब में लिखा था। मैं भी समझ गई हूं कि नसीब का पैसे से कोई लेना देना नहीं। मैंने किसी के साथ छल करके उससे उसका नसीब छीनने की कोशिश की, इसलिए मुझे ये सजा मिली। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो शायद आज मुझे भी प्यार और सम्मान देने वाला पति मिलता। खैर, जिसके नसीब में जो लिखा था आखिरकार उसे वही मिला।
हम नसीब को बदलने की भले ही कितनी कोशिश कर लें, लेकिन जो हमारे नसीब में लिखा है हमें वही मिलता है। भगवान सब कुछ देखता है और उसी के आधार पर हमारा नसीब भी बनता है। किसी के साथ धोखा करके अपना नसीब अच्छा करने की सोचोगे तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे।